सांसदीय, विधायकी, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से लेके प्रधानी तक सब अपने आंगन में चाहिए। आंगन से बाहर कोई नहीं जाए कुर्सी। ये जो परिवारवादी लोकतंत्र पनपा और आगे बढ़ा, ये उसकी तस्वीर है। और इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते थे, जो अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते थे, जो जनता के बीच काम करके एक लोकप्रियता अर्जित करके आगे बढ़ना चाहते थे। उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। बुढ़ा गए लेकिन कहीं टिकट नहीं पाए किसी पद की चुनाव में, क्योंकि टिकट सीमित है और उन पर पहला अधिकार परिवारों का। स्थानीय निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में आया है तो वैसी ही आहट, वैसी ही कुलबुलाहट, वैसी ही हलचल मुझे दिखाई दे रही है। बड़ा गंभीर विषय लेके आया हूं। टीवी पर बोलने से नेता डरेंगे, बचना चाहेंगे, कार्यकर्ता भी, क्योंकि आगे नुकसान ना हो जाए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये विषय मुझे उठाना चाहिए। जितनी सीटें महिला आरक्षित हुई, महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं इस निकाय के चुनाव में, ऐसी जहां पहले से कोई पुरुष राजनेता तैयारी कर रहा था दोबारा लड़ने की, ये खुद लड़ने की, उसने बिना समय गंवाए अपने स्थान पर अपनी श्रीमती जी का बायोडेटा आगे कर दिया, होर्डिंग लगवा दिया, पोस्टर लगवा दिया, अपनी फोटो बड़ी, बीबी की छोटी, लो जी हो गया महिला आरक्षण। इसके लिए महिला आरक्षण होता है क्या? नहीं ना। वो राजनीतिक कार्यकर्ता कहां है महिला? पार्टियों की जो महिला मोर्चा है या और जो महिला राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अवाक, हतप्रभ। उनको लगा था कि जो सीटें हमारे लिए रिजर्व होंगी उसमें हमारी भी संभावना बनेगी, गुण दोष के आधार पर हमको भी अवसर मिलेगा। लेकिन ना, पहले भैया जी लड़ रहे थे, अब भौजाई लड़ेंगी, हो गया काम। महिला आरक्षण तो हम अपनी बीबी को लड़ाई दे रहे, हो गया महिला आरक्षण। ये लोकतंत्र का इतना विद्रूप चेहरा है, इतना भद्दा चेहरा है। ये तमाम क्षमतावान नेताओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर देता है। हम भविष्य में तमाम क्षमतावान योग्य महिला नेता पा सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है जो भारत की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, वो महिलाओं के लिए संकट का कारण है। हम वंचित हो जाते हैं एक अच्छी महिला नेताओं से, क्योंकि सांसद जी की पत्नी, विधायक जी की पत्नी, मंत्री जी की पत्नी, भूतपूर्व मंत्री जी की पत्नी, वर्तमान मंत्री की पत्नी, भावी मंत्री की पत्नी, हो गया काम। अगर घर के आंगन में ही लोकतंत्र को बांध कर रखना है तो उस लोकतंत्र का कोई बहुत अर्थ नहीं। वो लोकतंत्र का जो मूल तत्व है उसकी अवहेलना है। खिड़की दरवाजे खुलते नहीं और कहा जाता है कि जी आखिर जनता ही जिताती हराती है। नहीं, ये भोला तर्क है। आपको टिकट आउट ऑफ द वे मिलता है, आपको टिकट
के लिए वो संघर्ष नहीं करना पड़ता जो बाकी सामान्य कार्यकर्ता को करना पड़ता। उसको 20-25 साल लगा देने पड़ते, तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि टिकट मिले। आप 25 साल की उम्र में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ जाते हैं, ये लड़ जाती हैं। सांसद का टिकट पा जाते हैं 26 साल में, 25-26 साल में विधायक का टिकट पा जाते हैं। बाकी को ये सुविधा हासिल नहीं है। उनको भी ऐसे टिकट दे दीजिए, वो भी जनता के बीच में जाएंगे, फिर जनता जो निर्णय कर दे। और ये पीड़ा हर दल के कार्यकर्ता में है, लेकिन बस वही है कि कहे कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कई कार्यकर्ता हैं, स्त्री पुरुष सब हमसे कहते हैं कि भाई साहब अगर कुछ बोल देंगे बाहर तो पार्टी से भी निकाल दिए जाएंगे। अभी कम से कम ये तो है, टिकट मिले न मिले पार्टी में तो है। ये एक बड़ा संकट है। टिकट की पैरवी भी वही पतिदेव कर रहे हैं, लॉबिंग भी पतिदेव ही कर रहे हैं, जोड़ तोड़ भी पतिदेव कर रहे हैं। जो कल तक खुद लड़ना चाहते थे, आज आरक्षण के कारण अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। पत्नी तो अंदर रहे बेचारी, वो तो घर गृहस्थी संभाल रही है। पतिदेव अपना लखनऊ में दमचौरा मचाए हुए हैं। महिला आरक्षण के साथ इससे भद्दा मजाक कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। घर के खूंटे से जब लोकतंत्र बंध जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र विकलांग हो गया। इसके शरीर में रक्त का प्रवाह बाधित है। घर के खूंटे से बंधे लोकतंत्र में लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है वो नहीं आ पाता। मैंने बड़ा नाजुक सवाल उठा लिया जिससे दुखी सब हैं, लेकिन कहे कौन? कहे सो और नुकसान उठाए। जितने नाम चल रहे वो सही है गलत है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। कोई किसी की बहू है, कोई किसी की बिटिया, कोई किसी की बीबी, कोई किसी की भौजाई। क्या सांसदी भी खुद चाहिए अपने घर में, विधायकी भी घर में चाहिए, जिला पंचायत भी घर में चाहिए, नगर पंचायत भी घर में चाहिए, नगर निगम भी घर में चाहिए, और फिर छत पर खड़े होकर चिल्लाना भी है कि लोकतंत्र जिंदाबाद। मेरा सवाल ये कि हमने खाना पूर्ति का रास्ता चुन लिया, पतली गली चोरी वाली। क्या बोले महिला आरक्षण हो लागू हो गया? बोले ठीक। बोले महिला लड़ा रहे हैं क्या? घर में जो काम देख रही गृहस्थी पत्नी, उसे बोला कि तुम्हारा बायोडेटा तैयार करा दिया, इसमें दस्तखत कर दो। क्या उसको ये भी नहीं पता कि मसला क्या है? क्या? और भैया लखनऊ चले गए कार लेके। जो रिक्शे पर बैठे, रिक्शे पर, तांगे पर, साइकिल से, स्कूटी से संघर्ष की, गली गली घूमी, पार्टी के लिए झंडा लगाया, डंडा खाया, गृहस्थी और राजनीति में संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, उसकी तो कहीं मैं सुनवाई नहीं देख रहा। मेयर के लिए किसी पार्टी में नहीं देख रहा। मैं भी चैतन्य व्यक्ति हूं, मुझे भी संपर्क में लोग रहते हैं। मैंने कहीं नहीं सुना कि ऐसा कोई बरेली से किसी ऐसी को टिकट देना हो या मुरादाबाद से ऐसे को देना हो ना। सब वेल एस्टेब्लिश्ड परिवारों की महिलाएं हैं। जो मेयर ना भी हो तो मेयर जैसा जलवा उनके बाप दादे का ही वहां। वो विरोध करके कहां जाए? पार्टियां बाहर निकाल देंगी और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं लेगी। वो कहेगा चाहिए ज्यादा चैतन्य है। ये इतना नाजुक सवाल भी उठाती है क्या? क्योंकि करना तो सबको वो ही है। दो चीजें देखते हैं हम, ठीक। एक, मेरे घर के खूंटे में लोकतंत्र बंधा रहे, भाग नहीं पाए, ठीक। जिसकी भी उम्र 25 साल हो जाए उसको तुरंत टिकट दे दो, जो भी जिले में चुनाव हो, क्या, लेकिन बाहर वाले को नहीं देना। दूसरा, और अगर बहुत उदार होना है लोकतंत्र में तो कभी नगमा, कभी हेमा मालिनी, कभी फलानी मॉडल, कभी फलाने सेलिब्रिटी, इस टाइप के लोगों को चुनाव लड़ा दो जो कभी ये नहीं जानते हैं कि मतदाता सूची कैसे तैयार होती है, जो ये नहीं जानते हैं कि दरी कैसे बिछती है, जो कभी धरना प्रदर्शन में नहीं रहे, जिन्होंने रैलियों में घर से खाना बना के डिब्बे पैक करके नहीं भेजे। वो महिलाएं उतरती हैं हेलीकॉप्टर से, 1 महीने में जीत जात के ऐसे करके वापस चली जाती हैं। सुधा मिश्रा जी बड़ी अनुशासित प्रवक्ता हैं। ये पार्टी के लिए अच्छा है, अनुशासन बहुत वो मानती हैं।
उत्तर प्रदेश में 100% महिला का ऐलान कर दो तो उससे क्या होना जाना है? महिला घर के बर्तन ही बिकने हैं चुनाव में। अब आपकी बात दोबारा में आएगी तब, अभी नहीं। ठीक, मैंने उस वक्त भी कहा था, नहीं सुधा जी अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं। मैंने उस वक्त भी कांग्रेस से कहा था राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महिलाओं को टिकट दीजिए, ऐसी सामान्य महिलाओं को जो फिल्म नगमा नहीं हो, फिल्म स्टार कि नगमा मेरठ से लड़ेंगी। मेरठ वो कभी आई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, सिनेमा में काम क्या बोले लड़ेंगी। जो मेरठ में कोई और नहीं मिली महिला जो संघर्ष कर रही हो, इसलिए हमको ना बताओ कि 40 लड़ाई कि 400 लड़ाई। ठीक है, दोबारा में आएंगे। अरे रुको सुधा जी, ठीक, मसला ये है कि ये किसी पार्टी का बहुत मसला नहीं, सारी पार्टियों में ये बीमारी है। और अगर आप ये कहोगी सुधा जी की तरीके से कि हमारी पार्टी में नहीं है, तो फिर मैं आपकी पार्टी के उदाहरण दे दूंगा कि है ये बीमारी कितनी अंदर तक है। जो महिला सड़क पर संघर्ष कर रही है, पर्चे बांट रही है, मतदाता सूची का काम कर रही है, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही, वो कहाँ से टिकट पाएगी? जितने नाम चलते मैं देखता हूं, अभी तक भैया लड़ने वाले थे, महिला आरक्षित हो गई सीट, भौजाई को लड़ा दिया, तब तो फिर लोकतंत्र घर के खूंटे से बंध जाता है। सुमैया राणा नहीं, सुमैया राणा आपने एक बात बड़ा जनरलाइज कर दी कि जी संविधान अधिकारी, सबको पता संविधान अधिकार सभी को देता है, ठीक, लेकिन फिर एक ही परिवार में 100 लोग चुनाव लड़ जाएं तो बाकी जनता क्या भजन करेगी? एक विषय ये है। दूसरी बात आपने कही कि बड़े नेताओं के घर में भी महिलाओं को लड़ने की आजादी, हमको मालूम है, ये क्या इतना हमको नहीं पता संविधान क्या अधिकार देता, पता है। लेकिन मैं सवाल लिए लेके आया, जो महिला कभी दीवाने आम में अपने घर में नहीं आई, बैठ के कभी चाय नहीं पी लोगों के साथ, क्या पर्दे में अंदर रही है, वो अचानक से जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई, पता लगता है अचानक से मेयर के लिए हो गई, तो बाकी सब महिलाएं कीर्तन करेंगी जो संघर्ष कर रही हैं। मसला ये है, इसको इतना जनरलाइज मत करिए कृपा करके ना। वो लाखों महिलाएं कहां जाएंगी? उनका काम यही है, महिला मोर्चे में सेवा देते रहो। मैं नाम ले लेके बता दूं, उत्तर प्रदेश तो मेरी जुबान पर है, आप जानते हैं, मैं परिवार और नाम लेके बता दूं। मसला वही, लोकतंत्र को खूंटे से बांधकर क्यों रखना चाहते हैं नेता? उन बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद नाती, नाती के बाद पोता, क्या तमाशा है? नहीं, और ये बड़ा गर्व से बताया जाता है उत्तर प्रदेश में, जाओ जिलों में, बोला भैया 7 बार की विधायकी हमारे घर में है, दूसरा कहेगा 8 बार की हमारे घर में है। क्या एक सीट पर मैं एक दिन मैंने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस सीट का, वहां 16 बार अब तक चुनाव हुआ आनंद, उसमें 13 बार पिता पुत्र। क्या वो भी कह रहे लोकतंत्र हमको अधिकार देता है? बाकी लोग कहां जाएंगे कार्यकर्ता? हम अतीत से नहीं सीखते। अगर लोकतंत्र को ऐसे जैसे बाद में खूंटे में बांधा लोगों ने, अगर ऐसे खूंटे में बांधते सब रहते, ठीक, तो नाथू सिंह, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, ये लोग मुलायम सिंह को आगे नहीं बढ़ाते क्या? उनके भी बाल बच्चे थे, नहीं थे ना? मुलायम सिंह तो तब तो नेता थे नहीं, तब तो जैन इंटर कॉलेज में मास्टर थे। क्या तब नेताजी नहीं थे? बिल्कुल नेताजी नहीं, उन्होंने बढ़ाया ना, उतना बड़ा दिल तो दिखाया नहीं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न है, एक उदाहरण से प्रश्न आपके सामने रखता हूं। एक अवसर ऐसा आया कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम वर्ग का सांसद लोकसभा में चुन के नहीं गया। सुमैया राणा आप भी सुनिए, ठीक है ताहिरा जी? जी। नेताजी 2 जगह से जीते, क्या उनको एक जगह छोड़नी थी? क्या मैंने ऐसे ही मंच पर बिना मांगी सलाह दी कि जो भी जगह नेताजी छोड़ना तय करें, उस जगह पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाइए। क्या एक संदेश जाना चाहिए, एक पूरी बिरादरी आउट है लोकसभा से, ये ठीक नहीं। क्या लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसको टिकट मिली आपको पता ही, मैं कहूं तो मैं बता दूं। मैं ये कह रहा हूं यहां खूंटे से बंधता है लोकतंत्र। एक और बड़ा उदाहरण देता हूं। मैंने क्यों कहा लोकतंत्र को खूंटे से बांध दिया? क्या
खूंटे से कौन बांधा जाता है पता ही है। कांशीराम जी का बड़ा दिल नहीं होता तो मायावती नहीं होती राजनीति के मानचित्र पर कहीं। कांशीराम जी के भी भाई भतीजे थे, उनकी बहू बेटियां थीं, मैं तो जानता हूं सबको, मिश्रा जी। लेकिन वो जे कॉलोनी जो पूसा इंस्टीट्यूट के आगे, वहां से मायावती को लाए, क्या प्रभुदयाल की बिटिया को, वो उनकी रिश्तेदार नहीं थी क्या? ठीक। मायावती जी ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कोई मेरे परिवार का नहीं होगा। क्या आज जो स्थिति है बसपा की, उसमें सामान्य बुद्धि का बालक भी जान रहा है कि आनंद ही भविष्य है बसपा का। क्या आनंद का बेटा आनंद का बेटा है ना, मायावती जी का भतीजा। तो लोकतंत्र तो खूंटे से बाहर जा ही नहीं रहा, ना स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए। मिश्रा जी, मैं एक बुनियादी सवाल लेकर आता हूं कि जहां पर महिला अपने राजनीतिक कौशल को बढ़ा सकती है और उसको सुपरफाइन कर सकती है, देश के लिए एक नई लीडरशिप की संभावना जहां से जन्म ले सकती है, वो स्थान होते हैं उस पार्टी का जहां जनाधार हो, वहीं से ना आदमी शुरू करेगा। ठीक। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कांग्रेस ये तय कर ले कल कि हम 90% महिलाओं को लड़ाएंगे, तो उससे कोई लाभ तो होना नहीं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्या निर्णय करती है, क्या झारखंड राजस्थान में करती है और छत्तीसगढ़ में करती है, ठीक, वहां महत्वपूर्ण है। ठीक। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूं 30-40 क्यों, 90 भी लड़ा दो तो भी कुछ नहीं होना। मेरा ब्रॉडर सेंस में प्रश्न था, हम लोग जब पत्रकार नहीं थे, वो पढ़ रहे थे, तो घरों से खाना जाता था रैलियों में बन के, महिला की भागीदारी वहां से लोकतंत्र में राजनीति में होती थी। क्या फिर घर के काम निपटा के महिला जाती थी डोर टू डोर कैंपेनिंग में पार्टी की। वो महिलाएं मुझे कहीं अब आगे बढ़ती नहीं दिख रही। महिलाएं समाज में षष्ठी में है तो आगे भी सब जगह रहेंगी, उसमें कौन सी नई बात है, लेकिन कहां रहेंगी, किस मंच पर रहेंगी, महत्वपूर्ण बात। मैं दो बातें कह के फिर सुमैया जी के पास आऊंगा। बाबू जगजीवन राम की बिटिया मीरा कुमार, मैं उनका सम्मान करता हूं, उसके बाद भी कहूंगा, ये साहस करूंगा, वो उनमें और द्रौपदी मुर्मू में जमीन आसमान का फर्क है। मीरा कुमार जब जन्मी थी तो बाबूजी बड़े आदमी थे, ठीक ना। द्रौपदी मुर्मू वहां से आई है जहां भारत बसता है, इसलिए एक कैसे कर देंगे ना, अब नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब, अभी बीच में नहीं। दूसरी बात मैं कहूं, प्रमोद तिवारी की बिटिया मोना और सुधा मिश्रा बराबर कैसे हो जाएंगी, वो प्रिविलेज क्लास में है भाई। सुधा मिश्रा को तो कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। मेरी लड़ाई सुधा मिश्रा के लिए, आपके नाम पे मत जाएगी, नहीं आप मुझ पे फालिन हो जाओ, मैं कोई दूसरा नाम ले दूं, ठीक है, शकुंतला बोल दूं, मेरी लड़ाई शकुंतला के लिए है। प्रमोद जी की बिटिया आगे बढ़ रही, अच्छी बात है, मेरा उससे विरोध नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको नारी सशक्तिकरण का नाम मत दीजिए। वो प्रमोद जी के परिवार का सशक्तिकरण है, ये बोलिए ना। वो बाबू जगजीवन राम के परिवार का सशक्तिकरण था। मान लो मीरा कुमार नहीं आती तो जगजीवन राम जी हिस्ट्री में नहीं होते क्या, तब भी वो हिस्ट्री में होते। ये समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र को खूंटे में बांधने वाले ऐसे तर्क ले आते हैं, वो कहते हैं हमने मीरा कुमार को बनाया। अरे मीरा कुमार को क्या बनाया, वो तो बने बनाए थे, जगजीवन राम जी की बेटी थी। मेरा प्रश्न अब शायद आप और अच्छी समझ गई होंगी, जो संघर्ष कर रही है महिला, ठीक, जिसके परिवार में कोई सांसद विधायक मंत्री संतरी नहीं है, ठीक, जिसका पति जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, नगर पालिका का मेयर नहीं है, उसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता खुलेगा पार्टियों में कि नहीं खुलेगा, या यूं ही आपस में ही बांटते रहेंगे किटी पार्टी की तरीके से ऐसे पद। मतलब जो गरीब है बिल्कुल, जो सिर्फ पार्टी के लिए झंडा लेके चल रही है,
उसके भी कहीं कोई बायोडेटा लेगा कि बायोडेटा ऊपर ही ऊपर सब सेटल हो जाएगा। एक और उदाहरण दे दूं, मेरी आदत है, सिद्धांत की बात नहीं, उदाहरण दीजिए, जनता को सीधे कनेक्ट करता है। अनु टंडन जी सांसद रही, ताहिरा जी रही ना। अनु टंडन का बैकग्राउंड आपको पता है, किस बड़े औरा से थी वो, क्या उनकी तुलना शकुंतला, रजिया और सुल्ताना से कर दूं? ये मजाक करते हो फिर कहते अग्निहोत्री जी इसी मजाक को सच मान लो। मैं नहीं मान सकता भाई साहब ना, अपना अपना ज्ञान अपने पास रखो। जब भारत की लोकसभा में एक मुसहर समाज से एक महिला जीत कर आई थी, गीता देवी, क्या नाम था उसका, तो उस दिन मुझे प्रसन्नता हुई थी। वुमेन एम्पावरमेंट मीरा कुमार जी से नहीं आएगा, द्रौपदी मुर्मू से आता है। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत और फलाना पंचायत नहीं है। वो महिला सशक्तिकरण के माथे पर रोली चंदन है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। मीरा कुमार जी को आप क्या बना देंगे? जो बनाया वो कोई बहुत बड़ी चीज बनाया, वो तो बाबूजी की बिटिया थी, भारत के पहले कैबिनेट के मंत्री, और जब तक रहे तब तक मंत्री रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। उनको क्या बिटिया को आप इंपावर करेंगे? मसला यही है, सारे दल कई बार इस अपना रिपोर्ट कार्ड जब महिला एम्पावरमेंट का दिखाते हैं तो उसमें वो आंकड़े भी घुसा देते हैं ताकतवर वाले का, और तर्क ये देते हैं कि भाई क्यों, ये महिला नहीं है क्या, इनको राइट नहीं है संविधान का? अरे दादा रे दादा, राइट है। हम पूछ रहे, वो जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, जो कभी दरवाजे के अंदर नहीं आ पाए, उनके लिए कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं? एक शिकायत मेरी महिला नेताओं प्रवक्ताओं से भी है, उसी पर प्रश्न है। ताहिरा जी आप भी गौर फरमाइएगा। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ठीक, मेयर के लिए इनके जो लोग टिकटार्थी हैं उनमें जो महिलाएं हैं सामान्य पृष्ठभूमि की, क्या उनमें से तमाम ने मुझसे कहा कि भाई साहब हमने भी अप्लाई किया है लेकिन हमको मालूम है मिलेगी नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि किसको मिलेगी, क्या, लेकिन यहां बोलने में डरते हैं। नहीं, ये लोकतंत्र के लिए और भी खराब स्थिति है। क्या, जब आप अपने हक के लिए नहीं बोल पाएंगे तो फिर आवाम के लिए क्या लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता। हर पार्टी के उन्होंने कहा जो बायोडेटा बनवा के भेजें, दे के आए हैं, और वो साथ में ये भी बता रहे लेकिन भाई साहब हमको मिलेगा नहीं। क्यों, किसे मिलेगा? फलानवे को मिलेगा। क्या, ये स्थिति है? और यहां सब लोग हमको सरोजिनी नायडू से लेके यहां तक का पूरा इतिहास बता दिए। बताइए सरोजिनी नायडू से इसका क्या लेना देना, चुंगी के चुनाव का? एक आखिरी प्रश्न मेरे जहन में आता है, उसका राजनीतिक दलों से उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी मर्यादा है, उनको अपनी पार्टी के बारे में बोलना है, ऊपर भी सुना जाता है, बड़ा समस्या आती है? तो मेरा सवाल ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष, इन पदों पर कई बार ऐसी महिला का नाम अचानक से आ जाता है, वो चुन जाती है, क्या, जिसको हमारे लोगों, पत्रकारों को भी चैतन्य होना पड़ता है, भाई पता करो कौन है। तो पता लगता है कि फलाने सांसद की परिवार से है, फलाने मंत्री के परिवार से है, फलाने के परिवार से है। वो बेचारी, उनका कोई रोल सार्वजनिक जीवन में नहीं रहा। उन्होंने बच्चे पाले, घर गृहस्थी देखी, क्या, वो कभी बाहर नहीं निकली मंदिर जाने के अलावा। क्या, अचानक से वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाती हैं, फिर उसको लोग बायोडेटा में लिखा देते हैं कि हमारी पार्टी का महिला सशक्तिकरण का रिपोर्ट कार्ड ये है। क्या, ये तो फिर आंखों में धूल झोंकना नहीं, आंखें ही धूल की बोरे में डाल देना है। कई पार्टियों की महिला प्रवक्ताओं ने भी आवेदन किया है। ताहिरा जी एक बात आपको बता दे रहा हूं कॉन्फिडेंशियल, कई पार्टी की महिला प्रवक्ताओं ने भी आवेदन किया है, लेकिन वो भी भयभीत है कि मिलेगा नहीं, वो भी जान रहे हैं मिलेगा नहीं। मैं हमेशा ऐसी चीजों के लिए लड़ता रहा जिनमें भारत के प्रतिनिधित्व की बात हो। मैंने 35-36 वर्ष में पत्रकार के तौर पर पद्म पुरस्कारों का आवंटन देखा, ताहिरा जी ने भी देखा, मिश्रा जी ने भी देखा।
कैसों कैसों को दे दिए, ऐसो ऐसों को दे दिए। क्या घर में जो मिरासी था उसको भी दे दिया, पान लगाता था उसको भी दे दिया, जो प्रेस करता था कपड़े उसको भी दे दिया। क्या बोले गुड्डू आज तूने कुर्ता अच्छा प्रेस किया, चल पद्मश्री ले जा। क्या तमाशा बना दिया था। और मैं माफ करिएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, सबूत मांगेंगे मुकदमा कर देंगे, इसलिए इशारों में कर रहा हूं, नहीं तो सबूत मुकदमे में तो नहीं दे पाऊंगा। क्या एक दौर ऐसा भी आया, अमाउंट खोल देता हूं, 35 लाख, नाम लिखाओ। भगवान की बड़ी कृपा रही देश पर। क्या आज मैं देखता हूं नंगे पांव वाले भी राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था? जो अच्छी खेती करता, मोटा अनाज अच्छा उगाता है, वो भी राष्ट्रपति से सम्मानित हो रहा पद्म पुरस्कार से। जो लकड़ी पर नक्काशी का काम करता है वो भी पुरस्कृत हो रहा है। यहां से सशक्तिकरण होगा, यहां से लोकतंत्र मजबूत होगा। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। दादा के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, पोता पे नाती, फिर ये लोकतंत्र है क्या? कहीं हो, भाजपा में भी हो तो भी उसकी उतनी ही निंदा। ठीक बात है। और इंदिरा जी जवाहरलाल जी की यहां ट्रेनिंग पाई थी, जमीन पर काम किया था कुछ, इसलिए इंदिरा जी के नेतृत्व को देख लीजिए और उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व को देख लीजिए, डीएनए एक ही है। फिर भी यह अंतर नहीं समझ आ रहा कि इंदिरा जी समथिंग डिफरेंट थी, ताहिरा जी उसके बाद कोई इंदिरा नहीं हुआ, क्योंकि किसी के पास ट्रेनिंग नहीं थी। बल्दियत से सियासत नहीं चलनी चाहिए ना। मैंने इतना भोला स्वरूप लोकतंत्र का महिला आरक्षण के नाम पर देखा है इसी निकाय चुनाव में। बहुत सारी बातें हैं जो यहां कह नहीं सकते। क्या कल तक पुरुष दावेदारी कर रहा था, अचानक उसने बायोडेटा बदल दिया। क्या हो गए महिला सशक्तिकरण? उस महिला को तो कुछ पता नहीं एबीसीडी। सशक्तिकरण में कोशिश ये करिए कि एक बार जिसका सशक्तिकरण हो जाए, जब तक पूरे देश का सशक्तिकरण ना हो जाए, एक प्रैक्टिकल बात कहता हूं, मेरी बात से शायद सारे मित्र सहमत होंगे। एक बार सबको लड्डू मिल जाए ताहिरा जी, क्या फिर दोबारा में लगे लाइन में? गलत कहा? ये कोई गलत बात है? या 10 ही लोग बार बार लड्डू खाते रहे और बाकी 90 रोते रहे? एक बार जो बन गया नेता, उसने अपने परिवार से ऐसे चीजें, मनोनयन हो और चाहे निर्वाचन हो, बाहर जाने ही नहीं दिया। मैंने तो एक उदाहरण दिया, 16 चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 13 में पिता पुत्र, 13 में। वो भी कहते हैं लोकतंत्र हमको इसकी संविधान अनुमति देता है लड़ने की। मैंने कहा खूब फूलो फलो भैया, है नाती पोतों को भी खिला पिला के ताकतवर बनाओ, ये भी लड़े चुनाव। लोकतंत्र के साथ मजाक मत करिए, इससे नुकसान मालूम क्या हो रहा है? हम अच्छे महिला नेतृत्व से वंचित हो रहे हैं। पार्टियों में देख लीजिए जरा नजर घुमा के, अच्छी वक्ता, अच्छी संघर्ष करने वाली मृणाल गोरे जैसी, सुषमा जी जैसी, कहां नेता आप क्रिएट कर पा रहे हैं? नए लोगों को शायद पता भी नहीं होगा मृणाल गोरे कौन थी। नहीं क्रिएट कर पा रहे ना आप। ये जो राजनीति की जमीन है ना, इसको उर्वर रहने दीजिए। यहां से जमीन से नेता निकलने चाहिए, वो गरीब की पीड़ा समझेंगे। जिस बच्चे ने आंख खोली संपन्नता में, समृद्धि में, वो क्या गरीब की पीड़ा जानेगा? फिर कहीं कहीं ऐसी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है, बोले गन्ना किसान बहुत परेशान है। मिश्रा जी, गन्ना किसान बहुत परेशान है तो देश के एक बड़े नेता ने कहा तो डायरेक्ट चीनी क्यों नहीं उगाते, गन्ना उगाते क्यों तुम लोग? क्या
वो भी देश के लोकतंत्र के चंदन थे। ताहिरा जी मालूम है ना। अब उनको प्रणाम करने के अलावा क्या कर सकते हैं हम? जो किसान को ये सलाह दे रहा है भारत में, और वो भारत का भाग्य विधाता रहा कुछ समय, वो कह रहे डायरेक्ट चीनी उगाओ। तुम लोग नॉनसेंस बात करते हो, गन्ना क्यों उगाते हो? क्या? क्योंकि बबुआ कभी निकला ही नहीं घर से। पिज्जा बर्गर खा के बड़े होने वाले लोग रोटी बनाना कैसे सीखेंगे? बताओ, सीखना चाहिए ना। लोकतंत्र की रोटी कैसे बनती है ये तो सीखना चाहिए ना। ऐसे ही परिवारवादी एक थे सज्जन, ये बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। 84 में वो चुनाव लड़े। इंदिरा जी ने उनसे कहा कि तुमको बहुत बार राज्यसभा भेज दिया, अब राज्यसभा ने भेजेंगे, या तो घर बैठो और नहीं तो लोकसभा लड़ो। फिर इंदिरा जी खैर शहीदी हो गई, तो आदेश हो गया, तो लड़ने आए चुनाव। अचकन फचकन बिल्कुल जवाहरलाल से भी बेहतरीन अचकन, क्या? और उसमें रेशमी रुमाल और बिल्कुल सब। जब वो घूमे उत्तर प्रदेश के एक शहर में, क्या, तो वो नाक पे रुमाल रख लिए, क्या? बोले बड़ा गंदगी है भाई, क्या? मैंने कहा इन रुमाल हटा लो, नहीं जो कुछ वोट मिलते वो भी चले जाएंगे, क्या? आप यहां चुनाव लड़ने आए हो, आपको गंदगी लग रही है, तो सफाई किसकी जिम्मेदारी थी? वो मालूम कौन थे ताहिरा जी? वो भी राष्ट्रपति से जुड़ते थे, उनका सिजरा। आप समझ गई होंगी, ठीक? अब ऐसे लोगों को प्रणाम नहीं करूं? जिसने दलदल में उतर के पांव उतार के कभी देखा नहीं, वो कैसे जानता है क्या समस्या है देश की? गाड़ी घोड़ा लाल बत्ती अधिकारियों का सैल्यूट, इसमें पैदा हुआ बच्चा। बाल ठाकरे का करिश्मा उद्धव रिपीट नहीं कर पाए। सरदार प्रकाश सिंह बादल का करिश्मा सुखबीर रिपीट नहीं कर पाए, जान लीजिए। ये अंतर है लोकतंत्र को खूंटे से बांधने का नुकसान। और आज की ताजा बात कल रात की, चौधरी चरण सिंह, जिनका हम सब एहतराम करते हैं, देश के बड़े नेताओं में एक, उनकी पार्टी, उससे हैंडपंप छिन गया कल रात। देश छोड़ो प्रदेश की पार्टी भी नहीं रही। यह स्थिति क्यों आई? क्योंकि चरण सिंह जमीन से आए थे। उनके बाप बड़े आदमी नहीं थे। अजीत सिंह को जब मालूम है ताहिरा जी अमेरिका पढ़ने भेजा था ना चौधरी साहब ने, तो जमीन बेची थी खेती की अपनी, तब जब भेजा था। क्या अजीत सिंह बड़े आदमी हो गए तो पार्टी छोटी हो गई, और होते होते इतनी छोटी हो गई नैनो टेक्नोलॉजी में आ गई। कहिए तो बाकी नेताओं के भी नाम ले दें, क्या? तेजस्वी और तेज प्रताप, लालू यादव नहीं हो सकते, ये जान लीजिए। मैं बाकी नाम भी ले सकता हूं, लेकिन छोड़ देता हूं, आज ज्यादा नाम लेना भी ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में फ्रेश ब्लड आने दीजिए। वो गांव से आएगा, खेत से आएगा, गली से आएगा, संघर्ष करने वाले लोगों से आएगा। सुधा मिश्रा को लड़वाइए, सुमैया राणा को लड़वाइए, ताहिरा हसन को लड़वाइए, ऐसे लोगों को जो जानते हैं देश को, जो पांव पांव कभी निकले हैं, जो शीशा चढ़ा के लाल बत्ती में हूटर के साथ निकले। उन्होंने देश क्या खाक देखा? जो एसपीजी में ही आंख खोले, वो क्या जाने देश कहां है? वो तो एसपीजी जानते। काले कपड़े पहने 6-6 फुट के जवान, उनको क्या पता देश क्या है? देश को समझने वाले लोग लोकतंत्र में आने चाहिए। सिर्फ इसके लिए आज ये विषय लेके आया था। धन्यवाद।